Hello guys, so welcome to another video of Git and GitHub Masterclass. इस वीडियो पे हम Git के बारे में अब बात करेंगे क्योंकि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम के बारे में बात करा था। अब हम Git के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता था कि पहले ये समझ लेते कि एक प्रोजेक्ट है आपके पास, ठीक है, और इस प्रोजेक्ट में आपके पास 3 फाइल है, फाइल ए, फाइल बी और फाइल सी। अब इस पे हमने लगा दिया, इस प्रोजेक्ट पे हमने लगा दिया कि भैया वर्जन कंट्रोल सिस्टम इस प्रोजेक्ट पे लग गया, ठीक है। अब पहले क्या होता था, या फिर अदर देन गिट लोग क्या करते थे कि अगर इसका एक नया वर्जन अगर फाइल ए में चेंज हुआ है तो वो चेंज कैप्चर कर लो, फाइल सी में चेंज किया हुआ है तो फाइल सी में चेंज कैप्चर कर लो, और इसको एक वर्जन 2 बना दिया, ठीक है। कि इस वर्जन 2 में ऐसे सोच रहे हैं कि इस वर्जन 2 में क्या हुआ है कि फाइल ए से कुछ चेंज हुआ है और फाइल ए में चेंज हुआ है, फाइल ए में चेंज नहीं हुआ और फाइल सी में चेंज हुआ है, तो फाइल वाइज ये चेंज कैप्चर कर लिया, ठीक है। और वर्जन 3 में क्या हुआ, फाइल सी में जो चेंज हुआ था यहाँ पे V2 पे, अब V2 से फाइल सी में ही चेंज हो और बाकी फाइलों में चेंज नहीं हुआ, तो ये कैप्चर हो गया V3 में, V4 में और V5 में। सो हो क्या रहा है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वर्जन में फाइल में कुछ डिफरेंस आया और उसको हमने कैप्चर कर दिया और सो ऑन सो फोर्थ। सो उस तरीके से इंक्रीमेंट हो रहा है और हम देखेंगे गिट इस तरीके इसमें कैसे डिफरेंट है। तो गिट जो है ना वो ऐसे डिफरेंसेस स्टोर नहीं करता, बट वो स्नैपशॉट स्टोर करता है, एंड विल सी कि व्हाट इज अ स्नैपशॉट एक्चुअली, राइट। सो ट्रेडिशनल वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स के कंपैरिजन में Git actually thinks about its data very differently, right? Data in the sense that how its differences between files are captured. Okay, so each commit, right? So each commit represents a complete snapshot of the entire project at a specific point in time. So compared to this, right, where the differences are being stored from the previous version of a file, here, this is the, what do you call, the project history for a Git, right? Again, we have a project, we have 3 files, and this is version 1. Now in version 2, what will happen? Whenever we are trying to reference this, right? So how do we come from version 1 to version 2, right? The only way we come from version 1 to version 2, when we do a commit, and commit is basically stores the or knows about like the V2. Like with this commit, we can come to V2. And we are talking about like how Git stores its project at any point of time. So in V2, we will be referring as like the entire project snapshot, like इसमें A1 है और B है, बेसिकली फाइल B ओनली है और C1 है। तो गिट में उस टाइम पे हम लोग पूरी फाइल्स को, पूरे प्रोजेक्ट को ही रेफर कर पाएंगे, कर सकते हैं, कंपेयर टू हाउ डू यू कॉल द प्रीवियस और ट्रेडिशनल वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स वेयर इट वाज द diff from the previous files, right? Here there is no dependency on the previous files as such. This is very important. No dependency on the previous version as such, because by just referencing to this commit hash, we'll be able to go to this specific version directly. Entire snapshot of the state of the on files is being stored with this commit hash. So this is what I want to talk about. Another thing that I want to talk about is the local operations in Git, right? So basically ये मैं distributed version control system में भी देखा था कि आपके पास पूरी हिस्ट्री रहती है, तो आप अपने लोकल में भी काम करके आप कमिट कर सकते हो, राइट। तो अगर आपके पास पूरी हिस्ट्री लोकल है तो आप पूरी हिस्ट्री में देख सकते हो, आपको नेटवर्क कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है, आप लोकल कमिट बना सकते हो, और ऑफलाइन हो तब भी आप उस पर काम कर सकते हो क्योंकि आपके पास पूरी हिस्ट्री रहती है। और जब आपका नेटवर्क आ जाए या फिर इफ देयर इज अ नीड टू पुश इट टू द सर्वर, देन यू कैन डू इट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सेंट्रल वर्जन कंट्रोल सिस्टम ने देखा था कि यार आप लोकली फाइल्स में कमिट नहीं कर सकते विदाउट हैविंग कनेक्शन टू अ सेंट्रल सर्वर, सो दैट इज अ लिमिटेशन सेंट्रल वर्जन कंट्रोल सिस्टम। बट इन Git और DBCS वी कैन वर्क ऑन लोकल कमिट्स, और ऑफलाइन भी काम कर सकते हैं, जब पुश करना होगा बाद में कर देंगे। नाउ इंपॉर्टेंट गिट्स इंटीग्रिटी, राइट। गिट क्या करता है ना, वो चेकसम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बेसिकली एक ये सारे इस स्नैपशॉट का प्रोजेक्ट का गिट क्या करेगा, एक कमिट हैश बनाएगा, राइट। इसको हैश करके, चेंजेस को हैश करके, किस ऑथर ने ये कमिट किया है, राइट, और पेरेंट कमिट किया है, ये सारा डेटा लेके वो एक SHA-1 हैश बनाता है, which is nothing but a 40 character hexadecimal string, most of the time ये यूनिक ही रहता है, based on the content of these files and the changes और थोड़ा मेटा डेटा वो सब मिला के कमिट हैश बनाता है, right? So this becomes the unique identifier, and then from this hash we are able to reference की project का snapshot क्या है, correct? And
विल सी ऑल्सो कि ये सारी चीज़ें कहाँ पे स्टोर होते हैं, वो हम बाद में आते हैं, पर ऐसा समझ लो कि कमिट हैश क्या होता है, वर्जन क्या है, एक कमिट क्या है, वो सब चीज़, राइट। तो ये सब हम इस पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो गिट में एक्चुअली इस हैश वैल्यूज से हम वर्जन पे जा पा रहे हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय फाइल नेम्स, विच इज वॉट यूज टू हैपन इन द ट्रेडिशनल वर्जन कंट्रोल सिस्टम। गिट ओनली एड्स डेटा। गिट का फिलोसफी बेसिकली ये कहता है कि भैया आप कुछ भी एक्शन करोगे ना, आप कुछ भी कमिट करोगे, कुछ भी करोगे, तो वो उस डेटाबेस में जाके भर देगा जो कि पूरे गिट का हिस्ट्री सॉर्ट ऑफ स्टोर कर रहा है, और वो होता है एक डॉट गिट डायरेक्टरी, जिसके बारे में बाद में। जब भी हम कुछ भी एक्शंस करते हैं तो वो उस डेटाबेस में डाल देता है डेटा को, राइट। कमिट किया, ब्रांच बनाया, कुछ भी किया, ब्रांच से बाद में। कमिट का मतलब ये होता है कि एक वर्जन का स्नैपशॉट ले लिया कि भैया वर्जन 3 अब ऐसा दिखेगा, अब हम जो जिस पे भी काम कर रहे हैं वो उस पर अगर कमिट करेंगे तो वर्जन 4 में रहेगा। अगर ये सारे कमिट हैश है तो हर कुछ रिवर्स भी हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर मान लो C#1 हुआ और C#2 हुआ और आप इससे सहमत नहीं है कि ये वर्जन मुझे क्लाइंट को दिखाना है या फिर यूजर्स को दिखाना है, तो आप आराम से पिछले वर्जन में जा सकते हो। मतलब हर कुछ स्टोर होता है, आप कोई भी हिस्ट्री को ओवरराइट नहीं कर सकते। जो भी डेटा एग्जिस्ट कर रहा है प्रीवियस हैशेस, उसको आप ओवरराइट नहीं कर सकते। इट्स नॉट दैट ईजी फॉर इन गिट, राइट। It only adds new references, basically new hashes that is reference to a specific version. So in summary, Git's design emphasizes speed, local operations, data integrity, and the ability to explore project history effortlessly. Because locally हमारे पास सारा हिस्ट्री रहता है। और एक बेसिकली कहने का मतलब है कि हमारे पास मेरी फाइल सिस्टम है जहाँ पे हम कोई भी वर्जन पे आराम से जा सकते हैं, राइट। नाउ there's this another concept I want to talk about. This is the three states in Git. तो बेसिकली हमने देखा था कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट है और उसमें 3 फाइल है। जब हमारे पास एक बिल्डिंग डायग्राम बना देते हैं, राइट। हमारे पास एक प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में ये 3 फाइल है, राइट। और इसको वर्जन 1 मत सोचो, पर हमने बोला कि हे गिट स्टार्ट ट्रैकिंग माई प्रोजेक्ट। सो दिस हैपन्स विद अ कमांड, बट बेसिकली हम गिट को कह रहे हैं कि स्टार्ट ट्रैकिंग माई प्रोजेक्ट। सो गिट क्या करेगा, वो इनिशियली इन सारी फाइल्स को देखेगा, राइट। तो अब वो गिट के चक्कर में आ गए कि हाँ, गिट को पता है कि भाई ये सारी फाइलें वो ट्रैक कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे अब जब ये सब ट्रैक कर रहा है, तो जब भी हम कुछ कमिट करते हैं तो वो वर्जन बन जाती है, एक वर्जन 1, और उसका हैश बन जाता है। फिर हम उस पर थोड़ा और काम करते हैं और फिर हम कमिट करते हैं तो एक हैश बन जाता है। तो ये बेसिकली ऐसे गिट काम कर रहा है, ठीक है। अब हम ये समझ रहे हैं कि मान लो कि हम काम कर रहे हैं और मान लेते हैं कि हम V3 पे हैं, ठीक है, V3 पे हैं, और अब गिट के हम 3 स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, एक मॉडिफाइड, एक स्टेज्ड और एक होता है कमिटेड। तो इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो मान लो कि आपके पास कोई एक फाइल है F1, ठीक है, मान लिया। F1 फाइल में आपने कुछ चेंजेस किए, ओके, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो जब भी हम उसे मॉडिफाई करते हैं ना किसी फाइल को, तो वो मॉडिफाइड स्टेट में चला जाता है, ठीक है। लेकिन ये अभी भी गिट के डेटाबेस में, जो कि मैंने बताया था कि जब भी हम गिट को कहते हैं ना कि हे भाई, हे गिट, इस प्रोजेक्ट को ट्रैक करना स्टार्ट कर दे, तो वो क्या करता है, पहले तो एक डॉट गिट डायरेक्टरी बनाता है आपके प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपके पास एक प्रोजेक्ट है P, इसमें 3 फाइलें हैं ना, फाइल A, B और C। जब भी हम गिट को जैसे बोलेंगे ना, हे गिट स्टार्ट ट्रैकिंग माय प्रोजेक्ट P, तो वो क्या करेगा, वो एक डॉट गिट डायरेक्टरी बना देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये गिट डायरेक्टरी में, ये बेसिकली वो डेटाबेस है जो मैं बात कर रहा था, जब भी आप कुछ कमिट करते हो तो कहाँ पे जाकर स्टोर होता है, राइट। तो जब भी हमने फाइल को चेंज किया तो वो चला जाता है मॉडिफाइड स्टेट में, ठीक है। और अभी ये चेंज ना गिट डेटाबेस में जाएगा, कब जाएगा मैं बता दूँ आपको, ठीक है। तो जब हम इसे स्टेज करेंगे कि हाँ भाई, F1 में अपन ने ठीक ठाक चेंजेस कर लिए हैं और ये अपना गिट कमिट में जाना चाहिए, अपने उस वर्जन में जाना चाहिए, तो हम बोलेंगे ओके, दिस चेंज इज रेडी टू बी स्टेज्ड, राइट। तो हम इसे स्टेज कर सकते हैं। स्टेज का मतलब वो है कि वो अभी गिट के डेटाबेस में गया नहीं है, लेकिन जब भी, तो मान लेते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ F1 स्टेज्ड। अब मैं जब भी गिट पे बोलूँगा ना कमिट,
तो क्या होगा, ये F1s चला जाएगा गिट के डायरेक्टरी में और गिट के डेटाबेस में वो परमानेंटली स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेज का मतलब ये होता है अपन ने स्टेज मार्क कर दिया। स्टेज का मतलब ये होता है कि अपन ने फाइल को मार्क कर दिया उस करंट वर्जन में कि हे भैया अब तुम जब भी गिट कमिट में बोलूँगा तो वो गिट के स्नैपशॉट में स्टोर हो जाएगा और उसको इंडेक्स भी कहा जाता है, राइट। ठीक है, तो हम गिट को बेसिकली ये कह रहे हैं कि हे द फाइल इज नाउ रेडी टू बी पार्ट ऑफ द नेक्स्ट कमिट। तो स्टेज चेंजेस आर स्टोर्ड इन द गिट इंडेक्स फाइल्स। कमिटेड मतलब ये हुआ कि व्हेन यू commit your stage changes, Git creates a permanent stage snapshot of your project, which is a version of your project. The data from the staged file is safely stored in the local Git. तो do.git repository में जाके स्टोर हो गया जब भी हमने कमिट बोला। तो F1s से क्या होगा, फिर वो फाइनली कमिट हो जाएगा। और हमने स्नैपशॉट के बारे में बताया कि हमारा एक स्पेसिफिक वर्जन बताता है प्रोजेक्ट का, वो कभी हम रेफर कर सकते हैं। तो कमिट्स बेसिकली एसेंशियली है कि हमें वो अगर चेंजेस देखने हैं, राइट, V1, V2, V3, V4 क्या देखना है, कहाँ देखना है, और एक हिस्ट्री बना के रखनी है अपने काम की। और अब गिट डायरेक्टरी की बात कर लेते हैं कि जहाँ पे एक्चुअली सब चीज़ें स्टोर होती थी, राइट। दिस इज वेयर गिट एक्चुअली स्टोर्स ऑल द मेटा डेटा एंड ऑब्जेक्ट डेटाबेस फॉर योर प्रोजेक्ट। ऑब्जेक्ट डेटाबेस इज नथिंग, इट्स जस्ट लाइक अ रेफरेंस फ्रॉम कमिट हैश टू द चेंजेस, राइट। सो C1, D एंड A1 एट दैट वर्जन, वो सॉर्ट ऑफ एक ऑब्जेक्ट डेटाबेस में जाके स्टोर होता है। मेटा डेटा बेसिकली हो गया कि इस कमिट का ऑथर कौन था, अगर आपने ये कमिट किया है, राइट, तो आप उसके ऑथर हो गए, कौन से टाइम पे हुआ, उसका पेरेंट कमिट क्या था, वो सारा मेटा डेटा भी यहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मान लेते हैं कि कोई रिमोट प्रोजेक्ट है, राइट, और इसमें गिट इनेबल्ड है, राइट। तो किसने प्रोजेक्ट बनाया था और उसमें गिट इनेबल्ड, जब हम इसे अपने लोकल सिस्टम में स्टोर करेंगे ना, तो ये P तो आएगा ही, इसके अंदर हमें एक .git डायरेक्टरी मिलेगी, राइट। और यही तो वो डेटाबेस है जहाँ पे हमारा सारा गिट वाला डेटा स्टोर होता है। हम .git भी कॉपी कर रहे हैं और इसमें वो सारा हिस्ट्री प्रोजेक्ट का P का जो हम रिमोट से पुल किए थे लोकली, उसमें सारा वो रहेगा। ठीक है, तो गिट डायरेक्टरी में हमें क्या क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट डेटाबेस जो कि हमने देखा, राइट, कमिटेड वर्जन्स, ब्रांचेस, टैग्स, ज़्यादा होने की जरूरत नहीं है, बट बेसिकली वो सारे चेंजेस जो भी उस प्रोजेक्ट के अराउंड है वो सारे एक गिट डायरेक्टरी में स्टोर होते हैं। रेफरेंसेस, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स एंड हुक्स। सो बेसिकली ये सारा जानना हमें काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि इसके बाद ही हम समझ पाएंगे कि गिट एक्चुअली कैसे काम करता है, हम इसे अपने वर्कफ्लो में कैसे अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अब फाइनली अ लैब टू गेट स्टार्टेड विथ इंस्टॉलिंग इट and doing some configuration changes on the command line and installing it. So, okay. Thank you guys. That's it.